गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहद ही बेहतरीन चैप्टर पे, जिस चैप्टर का नाम है कि ये क्लास 12th का पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ या अंतिम सीख भी कह सकते हैं, जिसे लिखा है रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट, जिसको लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। और ये प्रोज का लेसन है। जैसा कि आप जानते हैं ना कि आपके क्लास 12th की जो लिटरेचर का बुक है उसमें टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रोज का है और सेकेंड पार्ट जो है वो पोएट्री है और थर्ड वाला जो है सप्लीमेंट्री है। तो ये प्रोज का बच्चों पहला लेसन है क्लास 12th का और बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इस लेसन को लेकर के आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं और इस लेसन पर आज हम चर्चा करेंगे। बट चर्चा करने से पहले एक चीज़ हम ज़रूर आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत ही दोबारा नहीं पड़ेगी किसी भी जगह से पढ़ने के लिए। पूरा एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन आप एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं और कहीं से कुछ भी चीज़ें आपको मिस नहीं होगा। हर एक चीज़ें हम बाकायदे और बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलेंगे। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि अगर चैप्टर की बात करें तो ये प्रोज का पहला लेसन है बच्चों, लेसन 1 है। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि पाठ पहला है और पाठ का नाम अंतिम पाठ है। बड़ा ताज्जुब की बात है। पार्ट 1 है यानी लेसन 1 है, लेकिन लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। ये लेसन का क्या है? नाम है। तो बड़ी ताज्जुब की बात ये है। तो आइए ज़रा हम देखते हैं, बहुत ही प्यारे अंदाज में हम लोग देखेंगे ताकि कोई जो है समस्या न हो। देखिए, अगर इसके समराइजेशन के विषय में अगर हम थोड़ा सा जाएंगे तो पहले हम राइटर जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, अल्फोंस डॉडेट के विषय में। तो अल्फोंस डॉडेट की अगर बात करें तो ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है, मतलब ये एक उपन्यासकार है। अगर इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं। और अगर अल्फोंस डॉडेट के विषय में बात करें तो अल्फोंस डॉडेट साथ ही साथ एक टीचर भी थे, एक अध्यापक भी हैं। अगर बात करें इस लेसन के थीम के बारे में कि इस लेसन में हमको पढ़ना क्या है, तो इस लेसन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे लेसन के थीम के विषय में कि इस लेसन में हमको पढ़ना क्या है, इसलिए लेसन लिखा क्यों गया है। तो आज से काफ़ी समय पहले जब जाएंगे, आज से काफ़ी समय पहले जब यूरोप में काफ़ी उथल पुथल हो रहा था, राष्ट्रवाद की भावना जब फैल रही थी, ये उसी समय की बात है। काफ़ी उथल पुथल फैला हुआ था उस ज़माने में। उस टाइम में फ्रांस और प्रसा, ये ऐसे 2 देश थे। ये सन 1870 की बात है। सन 1870 में जो यूरोप में जो ये 2 देश थे, फ्रांस और जो प्रसा थे, फ्रांस को हम लोग, ये फ्रांस है, और प्रशा को हम लोग इस वर्तमान समय में, जिसको हम लोग जर्मनी के नाम से जानते हैं, प्रशा को वर्तमान समय में हम लोग जर्मनी के नाम से जानते हैं। तो 1870 में एक युद्ध हुआ यूरोप में जो फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में फ्रांस क्या होता है? हार जाता है और प्रशा क्या हो जाता है? जीत जाता है। इस युद्ध को प्रशा जीत जाता है। यानी सन 1870 ईस्वी में ये युद्ध क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था। 1870 में ये जो युद्ध है, वार है, स्टार्ट हुआ था और 1871 में, यानी 1871 में ये क्या हुआ? समाप्त हुआ। टोटल 1 साल के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है और इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है और प्रशा जीत जाता है। तो आप जानते हैं इस युद्ध को, देखिए इस युद्ध को आता एग्जाम में फ्रैंको प्रशियन वार के नाम से भी क्या किया जाता था? जाना जाता था। फ्रैंको प्रशियन वार, फ्रैंको प्रशियन वार के नाम से भी बच्चों जाना जाता है इस युद्ध को। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। फ्रांस और प्रशा के बीच ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको फ्रैंको प्रशियन वार के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। और जब फ्रांस इस युद्ध को हार जाता है
और हारने के बाद प्रसा इस युद्ध को जब जीत जाता है, तो आपको पता था कि पहले के ज़माने में, यानी जो पहले था कि अगर कोई देश या कोई क्षेत्र अगर हार जाता था युद्ध को, तो जो राजा, जो देश इस युद्ध को जीता रहता था, वो क्या करता था, उस अपने पूरे उस क्षेत्र को आपस में अपने में क्या कर लेता था, मिला लेता था, मर्ज कर लेता था और उस पर क्या करता था, शासन करता था। तो इस लेसन में ऐसा ही कुछ हुआ, जब फ्रांस जो है इस युद्ध को हार जाता है और प्रसा इस युद्ध को जीत जाता है। जीतने के बाद फ्रांस में ये अलाउड कर दिया जाता है, ये अलाउ कर दिया जाता है, ये आदेश दे दिया जाता है कि फला डेट को, फला बजे से, फला दिन को, जो मदर टंग है, जो फ्रांस की मदर टंग जिसको फ्रेंच बोला जाता है, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, उस मातृभाषा को पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा, उस मातृभाषा को बंधन लगा दिया जाएगा। अब वहाँ पर कोई भी मातृभाषा यानी फ्रेंच का कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है, किसी भी राष्ट्र को अगर आपको दास बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, वहाँ के जो मदर टंग है उसको आप गुलाम बनाएं। ऐसा माना जाता था उस समय में, इस समय में नहीं। ऐसा उन लोगों का मानना था कि अगर किसी भी राष्ट्र को अगर गुलाम बनाना है, दास बनाना है, तो सबसे पहले वहाँ के मदर टंग को जो है बाधित कर दिया जाए, मदर टंग को गुलाम बना दिया जाए। वहाँ पर इसको जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया जाए कि कोई इस राष्ट्र में या इस देश में अब वहाँ की मदर टंग जो है नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, ऐसा माना जाता था। और यही यहाँ पर भी हुआ था। जब फ्रांस क्या करता है, इस युद्ध को हार जाता है, तो हारने के बाद प्रसा जब इस युद्ध को जीतता है, जीतने के बाद ये अलाउड कर देता है कि फ्रांस में एक जगह था, उस जगह का नाम है अल्सास और लॉरेन। ये दो जगह हैं। इन दोनों जगहों पर प्रसा का ये आदेश आ जाता है, यहाँ से एक आदेश आता है कि अल्सास और लॉरियन में इन दोनों जगहों पर जो फ्रेंच लैंग्वेज है स्कूलों में अब क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। आता है क्वेश्चन, ये आदेश आया कहाँ से था? अगर कोई पूछे कि अल्सास और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आदेश आया कहाँ से था? तो आप बताएंगे ये आदेश बर्लिन से आया था। कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। बच्चों याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपके दिया है। आप जब इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद जब आप इसका एमसीक्यूज चेक करेंगे, तो पीछे एमसीक्यूज में दिया है कि वो ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से ऑर्डर आया था। आप चेक कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। तो बर्लिन से ये ऑर्डर आ जाता है कि अल्सास और लॉरियन में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा, अर्थात फ्रांस की जो मदर टंग थी, जो मातृभाषा थी, उसको बंद कर दिया जाएगा। अब सपोज दैट कि अगर किसी जगह पे ऐसा लागू कर दिया जाए तो वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। काफ़ी चिंतित थे वहाँ उस विद्यालय में, वहाँ के विद्यालयों में जो टीचर पढ़ाते थे वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि वो टीचर काफ़ी समय से अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो उन विद्यालयों में, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितना दुख होगा, कितना परेशान होगा वो। ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में हुआ है। ये तो था थीम इसका कि ये लेसन में हमको क्या पढ़ना है। इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि सन 1870 में एक युद्ध हुआ था, जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग फ्रैंको प्रशियन वार बोलते हैं। सन 1871 में ये युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया। और समाप्त होने के बाद फ्रांस इस युद्ध को हार जाता है और प्रसा इस युद्ध को जीत जाता है। जीतने के बाद ये अलाउड कर दिया जाता है, बर्लिन से ये ऑर्डर आ जाता है कि अल्सास और लॉरियन में इन दो जगहों पर, इन स्कूलों में, इनके स्कूलों में जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। उनके मदर टंग को बाधित कर दिया जाता है, ऑब्जेक्टेड कर दिया जाता है। अब ऐसा ये ऑर्डर कर दिया जाता है कि फला डेट को, फला दिन को, फला तारीख से, फला बजे से, फला लैंग्वेज, मतलब समझ रहे हैं ना, नहीं पढ़ाया जाएगा। कहाँ कहाँ पर, फला फला जगह, ये सामने यहाँ पे दिया हुआ है, इन जगहों पे नहीं पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसकी स्टोरी पर। इसका स्टोरी क्या है? तो इस स्टोरी में है क्या, ज़रा ध्यान से आप सभी लोग समझेंगे। इस स्टोरी में एक टीचर हैं एम हेमेल, जिनका नाम क्या है, एम हेमेल। ये क्या है भाई, एक टीचर है, अध्यापक है, पेशे से ये एक टीचर है। और
कौन सा लैंग्वेज पढ़ाते हैं भाई? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ये फ्रेंच पढ़ाते हैं। अगर बात करें फ्रेंच की, अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है। क्या है? स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जिसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है। जो भी होमवर्क ML के द्वारा दिए जाते हैं फ्रेंच उस होमवर्क को बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता, एकदम लुल्ल है कह सकते हैं। और इनकी बातों को बिल्कुल नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है, लापरवाह लड़का है। अब अगर कोई क्वेश्चन कर दे, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, इसी स्टोरी का बच्चों नरेटर कौन है, इस कहानी का, इस स्टोरी का नरेटर कौन है, मतलब ये कहानी हमें और आपको कौन बता रहा है, तो आपका आंसर होगा, आपका रिप्लाई होगा, ये जो पूरी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी का जो नरेटर है, जो हमको पूरी कहानी सुनाएगा, वो फ्रेंच है। ये जो बालक है ना, यही हमें पूरी कहानी वो सुनाएगा, यही हमें पूरी कहानी क्या करेगा? सुनाएगा। तो आइए चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो व्यू था कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि फ्रेंच जो है एक सुबह उठता है, फ्रेंच नाम का जो बालक था वो क्या करता है, सुबह में उठता है, और उठने के बाद क्या होता है, उठने के बाद जब वो उठता है तो देखता है अपनी घड़ी में, तो ऑलरेडी वो स्कूल जाने के लिए क्या हो चुका था, लेट हो चुका था। स्कूल बच्चा जाता था और जब उठता है तो उस दिन लेट से उठता है, लेट से उठ जाता है, और लेट से जब उठता है तो घड़ी में देखता है तो स्कूल जाने के लिए लेट था। अब सपोज डेट अगर किसी बच्चे को स्कूल जाने में लेट हो जाए और अगर टीचर ने होमवर्क दिया हो, टीचर ने स्कूल में होमवर्क दिया हो और वो बच्चा होमवर्क न किया हो और उसको सोकर उठने में लेट हो जाए, तो बच्चा घसड़िया जाएगा। वो सोचेगा आज तेरे के लेट हो गया है, इससे बढ़िया हम जइबा नहीं करेंगे, बचू जाएंगे और जो है घर भी थोड़ा मज़ा काट लेंगे। वो जइबा नहीं करेगा, स्कूल मनबा नहीं करेगा, घसड़िया जाएगा घर में। आजकल के बच्चों की यही हालत है, छोटे छोटे बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। फ्रेंच भी बिल्कुल छोटा सा एक बालक ही था, बहुत बड़ा नहीं था हम लोगों की तरफ, बालक ही था। इसके अंदर भी ऐसी भावना आ रही थी, लेकिन मम्मी पापा का दबाव था, प्रेशर था। बच्चा किसी तरह क्या होता है, फ्रेंच जल्दी जल्दी बता रहे कि मैं जल्दी जल्दी क्या होता हूँ ना, तैयार होता हूँ, प्रिपेयर होता हूँ, तैयार होने के बाद कपड़े पहनने के बाद जो है चश्मा लगाता हूँ, चश्मा लगाने के बाद बाल झाड़ता हूँ, बाल झाड़ता हूँ, बाल झाड़ने के बाद एकदम परफेक्ट होकर के ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें पहन करके, पहनने के बाद सीधे बैग लेता है और 1 2 3 चल देता है वहाँ से। जब बाहर थोड़ा सा निकलता है ना, तो देखता है तो मौसम काफ़ी ब्राइट था, काफ़ी चमकीला, काफ़ी शानदार मौसम था। और एक शानदार मौसम में लेट ऊपर से हो गया है और मौसम भी बड़ा सुहावना है और होमवर्क भी नहीं पूरा है। टीचर ने धमकाया भी था कि अगर होमवर्क काल करके ना ही अले तो मारब जरूर, छोड़ब नहीं तो की। पहले ही टीचर ने उसको बोल दिया था कि अगर होमवर्क करके नहीं आओगे तो पक्का पीटूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुमको। अब ये सारे भय जो है उस फ्रेंच बालक को बता रहा कि मेरे को ना सता रहा था। अब उसका मन भी भटक रहा था कि स्कूल न जाऊं क्योंकि मौसम अच्छा है, टीचर मारेंगे, मैंने होमवर्क भी नहीं किया, ये सारी चीज़ें थी। बट अपने मन को मनाते हुए बच्चा स्कूल के लिए आगे बढ़ता है। और जब स्कूल के लिए आगे बढ़ता है, जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता है, रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता है। आता है क्वेश्चन, व्हाट इज बुलेटिन बोर्ड, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। आपके बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बुलेटिन बोर्ड, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या है और ये इम्पोर्टेंट कैसे है। तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। क्या होता है बच्चों, सूचना पट। वहाँ पर क्या था, जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पर जितने भी अच्छे बुरे जितने भी समाचार होते थे, सेना की भर्तियाँ वगैरह थी, सारी सूचनाएं वहाँ पर बोर्ड पर क्या होती थी, लगी होती थी। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो जाने के बाद स्कूल के बाहर क्या होता है, एक नोटिस बोर्ड लगा होता है ना, इस तरह का एक बोर्ड लगा होता है। उस पर लिख दिया जाता है प्रिय छात्रों है ना, फला तारीख से फला तारीख तक आपका विद्यालय फला चीज़ के उपलक्ष्य में विद्यालय आपका बंद रहेगा। और इतना जैसे बच्चे नोटिस बोर्ड पर पढ़ते हैं एकदम फूल के गदगद हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए पढ़ने के लिए, मस्त हो जाते हो। तो ऐसा कुछ वहाँ पर छुट्टी वुट्टी के विषय में नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड पर होता क्या था कि हर अच्छे बुरे समाचार क्या होते थे, लिखे होते थे, सेना की भर्तियाँ वगैरह लिखी होती थी, सारी चीज़ें लिखी होती थी। क्यों, क्योंकि पहले के ज़माने में ये इंडिया टीवी, ABP न्यूज़ वगैरह ये सारे चैनल नहीं हुआ करते थे।
है ना, नहीं कि आके ला के माइक लगा दें सीधे मुंह पर और बोल दें कि बताइए आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं करते थे। पहले के ज़माने में बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था और बुलेटिन बोर्ड पर सारी सूचनाएं क्या होती थी, लिखी होती थी। फ्रेंच जब जाता है वहाँ पर देखता कि बहुत ज़्यादा भीड़ क्या थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। अब ये भी क्या करता है, अपने छोटे छोटे कदमों से जाता है, धीरे धीरे भीड़ को इस तरह से हटाते हुए हटा करके क्या करता है, जा करके बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने लगता है। जब बुलेटिन बोर्ड को पढ़ ही रहा था तब से एक वाचर ना, उसका नाम क्या था याद रखेंगे आपको, उसका नाम वाचर था। ये क्या था, एक अप्रेंटिस स्टूडेंट था, प्रशिक्षुक जिसको बोलते हैं। वाचर नाम का एक व्यक्ति था जो अप्रेंटिस करने के लिए आया हुआ था, अप्रेंटिस कर रहा था, प्रशिक्षण ले रहा था। ये थोड़ा ना फ्रेंच को रोज आते जाते स्कूल आते जाते रोज इससे फ्रेंच से मिलता था। मिलने के कारण थोड़ा सा फ्रेंच से प्यार व्यवहार इसका बनता था, प्रेम व्यवहार थोड़ा सा इससे बनता था। और फ्रेंच को देखता है तो वो ऑलरेडी फ्रेंच लेट था, वो समझ जाता है ना। अब फ्रेंच अब वहाँ से जो है भीड़ को देखने के बाद भीड़ में से निकल के जल्दी जा ही रहा था, तब से देख जाता है वाचर, ये देख जाता है। अब देखने के बाद फ्रेंच से बोलता है कि यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल। बोलता है कि फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, बहुत समय है तुम्हें स्कूल जाने के लिए। इस बात को जब फ्रेंच क्या करता है, सुनता है, वो बता रहा है कि जब मैं इस बात को सुनता हूँ ना तो मैं समझ जाता हूँ कि ये जो वाचर है ना मेरा लेग पुल कर रहा है, मतलब मेरा पैर खींच रहा है, मेरी मजाक उड़ा रहा है ना, उसको ऐसा फील होता है। अब ये क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद ये आगे जब जाता है तो आगे जाने के बाद इसको एक शामिल दिखाई देता है। सा याद रखेंगे, SAW सा मीन, इसको शामिल दिखाई देता है। अब शामिल क्या होता है भाई, जरा ध्यान देंगे। शामिल को हम लोग बोलते हैं आरामशी। क्या बोलते हैं, आरामशी, जहाँ पर लकड़ी वगैरह फाड़े जाते हैं। शामिल दिखाई देता है। शामिल के ठीक पीछे क्या होता है, कुछ प्रशियन सोल्जर्स थे जो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, अभ्यास का काम कर रहे थे, ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, अभ्यास का कार्य कर रहे थे। और जब वो अभ्यास का कार्य करते, उनका जो अभ्यास का काम था, ड्रिलिंग था, इतना बेहतरीन लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। फ्रेंच ने बताया कि उनका ड्रिलिंग का जो काम, उनका जो अभ्यास का काम था, इतना बेहतरीन लग रहा था कि मेरे स्कूल में जो मेरे टीचर एम हेमेल ने जो पार्टिसिपल का रूल पढ़ाया था उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। पार्टिसिपल के रूल से कहीं ज़्यादा अच्छा मेरे को शामिल में उस आरा मशीन के ठीक पीछे जो प्रशियन सोल्जर जो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, है ना, जो कदम से कदम मिला करके चलते हैं ना, जो वो कार्य कर रहे थे, मेरे को बड़ा आकर्षित लग रहा था। मेरा मन सोच रहा था ना कि मैं न जाऊँ, बस यूं ही देखता रहूँ, लेकिन मन में डर था कि कहीं अगर ना ही गेली तो मरिहन जरूर सर जी, छोड़िहन नहीं। ऐसा ही डर उसको क्या कर रहा था, सता रहा था। इसी तरह का डर जो है सता रहा था बेचारे फ्रेंच को। बेचारा क्या करे, मजबूरन बेचारे को जाना पड़ता है। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, जब शामिल के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो एक बगीचा पड़ता है। और वह बगीचा किसका था, वो गार्डन किसका था, एम हेमेल का था। वो गार्डन किसका था बच्चों, याद रखेंगे, वो गार्डन एम हेमेल का था। उस बगीचे में जैसे ही जाता है ना तो क्या देखता है कि उस जगह पे जो पीजन्स हुआ करते थे आज से पहले जब वो क्या करता था, जाया करता था, तो कबूतर क्या करते थे, कूकते थे। कबूतर आवाज़ करते थे, सुंदर सुंदर जो है आवाज़ों में, एकदम मीठी मीठी आवाज़ों में, एकदम बढ़िया बढ़िया आवाज़ में क्या करते थे, कूकते थे। कबूतरें कूकती थी। लेकिन उस दिन कबूतर की जो आवाज़ थी, जो पीजन्स के जो साउंड्स थे, वो बहुत स्लो थे। जो कूड कर रहे थे वो बहुत स्लो, धीरे धीरे कर रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि लग रहा है कि प्रशा के लोगों ने, प्रशा के सैनिकों ने इनको धीरे धीरे कूकने के लिए बोल दिया है। ऐसा फ्रेंच के माइंड में ये विचार आ रहे थे। अब जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो बगीचे में ही रहता, भी थोड़ा सा और आगे बढ़ ही रहा था, देखता है कि स्कूल में से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। स्कूल बगीचे के बगल में ही स्कूल था। जिस स्कूल में एम हेमेल पढ़ाते थे और फ्रेंच पढ़ता था, वो स्कूल एम हेमेल के बगीचे के साइड में ही था, बगल में ही था। अब जब वो क्या करता, थोड़ा सा बगीचे में और आगे बढ़ता, और आगे बढ़ने के बाद क्या होता है,
जब आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, देखता कि स्कूल में अभी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। बट इससे पहले फ्रेंड ने बताया कि इससे पहले जब मैं स्कूल जाया करता था तो मैं बगीचे में ही जब रहता था तो मेरे को स्कूल की आवाज़ सुनाई देने लगती थी मेरे कानों में। जो बच्चे होते थे, छोटे छोटे जो बच्चे होते थे, LKG UKG और EG PG वाले जो बच्चे होते थे, जो चंगुआ मंगुआ होते थे, उनकी जो आवाज़ पढ़ने की थी वो क्या करते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती थी मेरे को बगीचे में से। और आपको पता है कि अगर छोटे बच्चों को जो है, अगर आप ऊंची आवाज़ में पढ़ने के लिए अगर ऊंची आवाज़ में बोल दें तो बाप रे बाप, ऐसी कान में अंगुली डाल के इतना चाप के चिल्लाएंगे, ए फॉर एप्पल, चाप चाप के खूब चिल्लाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात, मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, सरदार वल्लभ भाई इंटर कॉलेज में, नारायणपुर में है। तो वहाँ पर जो PG के बच्चे थे जो है, उनको मैं क्लास में गया और बोला कि ऐसा है तुम लोग कि बिल्कुल एक बच्चा जो है काउंटिंग बोलेगा, 1 2 से 100 तक सुनाएगा, और सारे के सारे बच्चे जो है खूब तेज आवाज़ में क्या करेंगे, बोलेंगे, टेबल को पढ़ेंगे, काउंटिंग को पढ़ेंगे। अब एक स्टूडेंट क्या करता था, एक बच्चे को मैंने खड़ा करता, वो बेचारा बोलता था 1, तो दूसर का बाकी जो सभी बच्चे थे वो चाप के बोलते थे 1। इस तरह से ऐसा लगता था, दूर से ही लगता था कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है, ऐसा लगता था। तो जस्ट लाइक दैट ऐसा वहाँ पर भी था। जब फ्रेंड्स बता रहा कि जब मैं स्कूल में पहुँचा ना उस दिन, तो मेरे को बिल्कुल शांति शांति थी। लेकिन इससे पहले जब मैं स्कूल जाया करता था तो वहाँ पर क्या होता था कि खूब तेज आवाज़ से ध्वनियाँ सुनाई देती थी। बच्चे कान में ऐसे उंगलियाँ डाल करके पढ़ा करते थे, आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। लेकिन उस दिन जब मैं आज जा रहा था तो मेरे को बिल्कुल साइलेंट ही साइलेंट, चारों तरफ शांति शांति, चारों तरफ शांति 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 थी, बिल्कुल नहीं कुछ सुनाई दे रहा था। ऐसा वो बता रहा है फ्रेंड्स। अब उसके बाद आगे क्या बता रहा है कि आगे फ्रेंड्स ने बताया कि जैसे मैं जब स्कूल के पास पहुंचा तो देखा मैं कि स्कूल का जो क्लास था ना वो बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था कि क्लास में कोई हैया नहीं है, कोई नहीं है क्लास में। अब मैं सोचा क्लास में कोई नहीं है, बेचारा जाके खिड़की के से बगल से झाँक के देख रहा है, ऐसे झाँक के देख रहा है कि कौनो है कि नहीं है। देखे तब क्लास एकदम पैक था, मतलब एकदम क्लास ठसाठस क्या था, भरा हुआ था। अब फ्रेंड्स के मन में एक ही विचार, सर जी हुहन, मरिहन जरूर, छोड़िहन नहीं। ऐसा उसके मन में आ रहा था कि सर क्लास में है, मैंने होमवर्क भी नहीं किया है, मेरे को लेट भी हो गया है, सर छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे जरूर। ऐसे उसके मन में सारी थिंकिंग आ रहे थे। अब क्या करता है बेचारा, डरते जाता है जो है क्लास के डोर के पास, दरवाजे के पास जाता है और जा करके वहाँ से पहले देखता है कि एम हैमल की पोजीशन क्या है। अगर एम हैमल की पोजीशन बैक साइड में, अगर वो पीछे की तरफ है तो मैं जैसे ही वो बैक साइड में होंगे मैं तुरंत क्या करूँगा, क्लास में एंट्री ले लूँगा और मैं क्या हूँ, मार खाने से बच जाऊँगा। ऐसा उसके माइंड में ये थिंकिंग आ रही थी। अब वो क्लास के डोर के पास जाता है और डोर के पास जब जाता है एम हैमल थोड़ा सा टर्न लिए, और जैसे ही टर्न लेते हैं तुरंत एम हैमल के वो टर्न लेने के साथ ही तुरंत फ्रेंड्स क्या करता है, एंट्री मारता है। और जैसे ही एंट्री मारता है तब से क्या हो जाते हैं, तब से एम हैमल देख जाते हैं। और जब देख जाते हैं, देखने के बाद कहते हैं अभी से आ रहे हो लिटिल बॉय फ्रेंड्स। अब धक 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 करेजा धक धक कर रहा था कि बाप रे बाप, मारेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि डरा हुआ था बच्चा। फ्रेंड्स बता रहे कि मैं डर गया था, मैं ना डरा हुआ था, मेरे को तरह तरह की जो है डर सता रहे थे, तरह तरह की जो है परेशानियां सता रही थी कि मारेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं आज तो, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन अब हमें बोलते हैं कि अच्छा तुम आ गए, मैं तो तुम्हारे बिना आ ही क्लास को शुरू करने वाला था। बोलते हैं ठीक है, अच्छा जाओ बैठ जाओ। क्लास में जाता है, बैठ जा, देखता है तो क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं था। वो क्लास, एम हैमल ने बताया कि वो क्लास जो कभी खाली हुआ करता था, जिस क्लास में बैठने के लिए व्यक्ति सो करके आराम से सो जाता, अगर चाहता तो सो जाता, बैठने के लिए तमाम प्रकार की जगह हुआ करते थे, तमाम प्रकार की सीटें बच जाती थी, लेकिन क्लास में कोई बच्चा भरा हुआ नहीं रहता था, कोई क्लास भी भरा हुआ नहीं था। लेकिन आज वो क्लास एकदम ठसाठस भरा हुआ था। उसने जब बैक साइड में नज़र डाली, पीछे की तरफ नज़र डाली, तो फ्रेंड्स ने बताया, ये फ्रेंड्स बता रहे कि जब मैंने पीछे की तरफ अपनी नज़र डाली तो मैंने देखा कि जो भूतपूर्व मेयर थे, जो इंस्पेक्टर थे, है ना, जो प्रधान थे, यहाँ तक कि जो बूढ़े बुजुर्ग गार्जियन हुआ करते थे, वो सारे के सारे लोग आकर के पीछे बेंचेस पर, जो बेंचेस खाली हुआ करते थे, उन सभी बेंचेस पर जा करके वो सभी के सभी लोग विराजमान थे, बैठे हुए थे। और
एक बूढ़ा हाउसर था जो अपने हाथ में ओल्ड प्राइमर की बुक लेकर के, जिसको हम ऑल इन वन बोलते हैं, बच्चे वो ABCD वाला बुक लिए रहते हैं ना, जो मिंटल जिसको बोलते हैं, लेकर के बेचारा बैठा हुआ था। सारा क्लास भरा हुआ था, विचित्र लग रहा था, साइलेंट का एकदम क्लास था। और जब अपनी टीचर की तरफ नज़र डालता है तो देखता है वो एक ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे और उनके टोपी पर, उनकी टोपी जो थी वो गोलेदार थी, गोलाकार था, और उनकी टोपी पर एम्ब्रॉयडर्ड था, मतलब कढ़ाई की गई थी। फ्रेंच बताता है कि जो हमारे टीचर हमल है ना, वो जो टीचर हमारे थे वो उस कपड़े को तब पहनते थे जब कोई प्रोग्राम होता था या फिर जब कहीं भी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाया करते थे, निरीक्षण के लिए जाया करते, तब वो पहनते थे। लेकिन आज क्यों पहने, आज कोई खास दिन है तभी तो वो पहने हैं, ऐसा उसके मन में ये सारे विचार चल रहा था। अब इतना सारा चीज़ होने के बाद फ्रेंच ने बताया, फ्रेंच बता रहे कि हमल कहते हैं कि डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, टुडे इज माय लास्ट लेसन, आज आई शैल टीच यू द लास्ट लेसन, आज मैं आपको अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा। और जैसे ही बोलते हैं एकदम ऐसा फ्रेंच को फील होता है जैसे आसमान से बिजली गिर गई, बादल गड़गड़ा के बिजली गिर गई, ऐसा फ्रेंच को फील होता है। अरे बाप रे बाप, लास्ट लेसन, अंतिम पाठ पढ़ाएंगे, आज क्या हो गया। उन्होंने बताया कि आज हम आपको अंतिम लेसन पढ़ाएंगे, लास्ट लेसन पढ़ाएंगे, क्योंकि आज के बाद हमारे अल्सास और लॉरियन में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा। और जैसे ही इस बात को फ्रेंच सुनता है हालत खराब, बोलता है अरे तेरी क्या हुआ। अब ये सारी चीज़ें बोलते हैं, बोलने के बाद वो क्या करते हैं, पहले ये शुरू बताना है कि आज का लास्ट लेसन में वो क्या सिखाएंगे। पहले बताते हैं कि पहली बात उन्होंने बताया कि आज हमसे जो हमारी आज़ादी छीनी गई, हमसे जो हमारा मदर टंग छीना गया है, उसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो मैं खुद हूँ, इसके साथ साथ वहाँ के गार्जियन भी हैं। उन्होंने बताया कि आज जो हमारी मदर टंग हमसे छीन गई है, जो हमें फ्रेंच जो है लैंग्वेज पढ़ाने का हक हमसे छीन लिया गया है, इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है यहाँ के गार्जियन हैं, और उससे भी अधिक जिम्मेदार मैं हूँ। उन्होंने बताया कि जब बच्चों को पढ़ने की उम्र हुआ करती थी तो यहाँ के गार्जियन क्या करते थे, अल्सास और लॉरियन के बच्चों को भेज दिया करते थे शामिल वगैरह में, फैक्ट्री कारखानों में काम करने के लिए, वो पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। दूसरी बात उन्होंने बताया कि उसका जिम्मेदार मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो बच्चे पढ़ने आते थे मैं उनको पानी देने के लिए भेज दिया करता था, या फिर मैं सार पर्वत पर मछली पर स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था, या फिर मछली पकड़ने के लिए चला जाता था, बच्चों को भेज दिया करता था, चला जाता था, ऐसा कुछ वो बताते हैं, रीज़न देते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताया कि कोई भी देश तब तक गुलाम नहीं हो सकता जब तक उस देश का नागरिक अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को अपनी जकड़ में रखता हो, अपने पास बना करके रखता हो, अपनी मातृभाषा को वो न छोड़े। अगर जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा को त्याग देगा, वो देश जहाँ का जिस देश के व्यक्ति या जिस देश के नागरिक अपनी मदर टंग का ध्यान नहीं रखेंगे, वो देश उतना ही जल्द क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, ऐसा वो बताते हैं। उन्होंने बताया कि आज मेरा अंतिम पाठ है, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। वो सबसे पहले जो है हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, पहले इतिहास पढ़ाते हैं। इतिहास जब पढ़ा रहे थे तो इतिहास पढ़ने के बाद अब जब वो इतिहास पढ़ाना शुरू करते तो फ्रेंच को ऐसा लग रहा था कि ये जो किताबें हैं ना उसकी ओल्ड फ्रेंड हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं अब उसके लिए। क्यों? क्योंकि अब उसको पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये आज अंतिम दिन है। अब जो हिस्ट्री उन्होंने पढ़ाया किसने, हमल, वो सारे के सारे हिस्ट्री फ्रेंच को समझ में आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने कुछ जियोग्राफी पढ़ाया। जियोग्राफी पढ़ाने के बाद उन्होंने और भी कई सारी चीज़ें पढ़ाई, और सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद उन्होंने एक चीज़ बोला कि एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर आपको अपने मदर टंग को बनाए रखना है तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अगर आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तभी वो अपनी मातृभाषा को क्या करेंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अदरवाइज अगर वो स्कूल नहीं जाते तो अपनी मातृभाषा के विषय में नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें। मैं इस विद्यालय में 40 वर्षों से 40
40 ईयर्स कंटिन्यू करता रहा, बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता रहा, लेकिन आज मेरा अंतिम दिन है। अभी ये चल ही रहा था, अभी ये बातें हो ही रही थी, ऊपर से कुछ स्टेप की आवाज़ आ रही थी, कुछ कदमों की आवाज़ आ रही थी सीढ़ियों पर से। ऊपर कोई और नहीं था बल्कि एम हेमल की एक सिस्टर थी जो पैकिंग वगैरह कर रही थी। अभी वो पढ़ा ही रहे थे, तब से होता क्या है कि अचानक से चर्च की घंटी बजती है, और बजने के बाद चर्च की घंटी बजने के बाद होता क्या है कि सैनिकों की जो पैरों की आवाज़ थी, जो ध्वनि थी, घंटी बजने के तुरंत बाद क्या करती है, सुनाई देने लगती है। और हेमल जो है अपना पीला चेहरा लिए हुए उठते हैं और एक चौक उठाते हैं, पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और उठाकर करते हैं वाइव ला फ्रांस, ये राइट करते हैं। इसके माने होता है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, ये होता है। ये लिखते हैं और लिखने के बाद बच्चों अपना चेहरा, मुरझाया चेहरा लिए हुए, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति मर गया, उसका कोई कीमती चीज़ खो गया हो। अब सपोज डैट अगर किसी टीचर ने एक ही विद्यालय में, एक ही स्कूल में अगर 40 वर्षों से एक ही भाषा को अगर शिक्षित किया हो, एक ही भाषा से बच्चों को पढ़ाया हो, तो आप समझ सकते हो कि इस स्कूल को छोड़ने में उस अध्यापक को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये आपको भली भांति पता है, और एक टीचर तो इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाता है। और अपना पीला चेहरा लिए हुए फ्रांस जिंदाबाद लिख करके वो स्कूल से विदा ले लेते हैं, अंतिम पाठ पढ़ा करके निकल जाते हैं। और इस तरह से पूरे फ्रांस पर, उस अल्सास और लॉरियन पर प्रशा का कब्जा हो जाता है, और उस दिन से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बंद कर दिया जाता है। तो इस कहानी में ऐसा ही कुछ था बच्चों। हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये समराइजेशन, ये जो समरी है ना इस लेसन की, काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, मैंने एक पॉइंट भी कहीं से नहीं छोड़ा है। मैंने जो भी समरी बताई है आप पूरा किताब पढ़ लीजिएगा, अगर एक पॉइंट कहीं से भी नोट मिलेगा, कहीं से भी रॉन्ग मिलेगा, तो फिर कहिएगा कि एमडी सर ये पॉइंट आपने छोड़ दिया था बीच में। कहीं से भी आपको एक पॉइंट मिस नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी समरी मैंने डिटेल में आपको समझा दी है। फिर आज का क्लास इसी जगह बैंड करते हैं, और जाते जाते हम फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। जाते जाते लास्ट में एक शायरी सुना करके जाएंगे आप लोगों को कि जाते जाते एक छोटी सी शायरी है, 2 लाइन्स की है, बहुत अच्छी है, मोटिवेशनल शायरी है। आप लोग सुनते हैं कि नहीं? सुनते होंगे, विश्वास है, ऐसा मानते हैं कि आप लोग सुनते होंगे। तो बहुत ही प्यारी सी शायरी है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर तू जिया भी तो क्या जिया, दम है तेरे अंदर तो तू उसे पाकर दिखा। अपनी मंजिल को तू भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, दम है तेरे अंदर तो उसे पाकर दिखा। और लिख पत्थरों पर अपनी सफलता की कहानी, और बोल सागर से तेरे अंदर दम है तो इसे मिटा कर दिखा। तब तक के लिए इतना ही। आज का क्लास इसी जगह बैंड करते हैं। बाय बाय, सी यू, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।